गाइस, सीएमए संकेत दिस साइड। कल हमने दो वीडियोस देखे थे। हमने चालू किया था बेसिक कंसेप्ट से, उसके बाद में मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ाया था। अब हम चालू करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैसे देखा जाए तो इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, चौथा है कैपिटल गेन एंड फिफ्थ है आईएफओएस। देखो, थर्ड टॉपिक तो हम चालू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या देखा था, एक हम पहले क्विक रिकैप लेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे इनकम फ्रॉम एचपी। वैसे देखा जाए तो सैलरी है फर्स्ट हेड, लेकिन मैं इनकम फ्रॉम एचपी पहले पढ़ाता हूं, बाद में मैं सैलरी पढ़ाता हूं। उसका रीजन भी मैं बाद में बताऊंगा। हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि टैक्स रेट क्या है। इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 है, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, एजेपी, अप टू 2.5 lakhs नील, 2.5 to 5%, 5 to 10, 20%, अबाउट 10, 30%। इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ज्यादा है, अप टू 3 लाख नील, 3 to 5, 5%, 5 to 10, 20%, अबाउट 10, 30%। सुपर सीनियर सिटीजन ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है, अप टू 5 नील, 5 to 10, 20%, अबाउट 10, 30%। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म, फ्लैट है टैक्स रेट 30% वाला। सरचार्ज कितना लगेगा सर इंडिविजुअल की केस में, एओपी, बीओआई की केस में, एचयूएफ की केस में? तो अप टू 50 lakhs कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 lakhs to 1 crore 10% सरचार्ज, 1 crore to 2 crore 15% सरचार्ज, 2 crore to 5 crore 25% सरचार्ज, अबव 5 crore 37% सरचार्ज। उसके बाद में रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जिनकी इनकम अप टू 5 लाख है उनको मिलेगा 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर। 4% आपको एचईसी कंपल्सरीली लगाना है। पार्टनरशिप फर्म की केस में कितना सरचार्ज लगेगा? अप टू 1 crore देयर इज नो सरचार्ज। इफ इनकम एक्सीड 1 crore सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। उसके बाद में डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या रहेगा टैक्स रेट? तो वैसे तो 30% है, लेकिन 17-18 में आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है या टर्नओवर है अप टू 400 करोड़, नॉट क्रॉस कर रहा है, अप टू 400 करोड़ है, तो टैक्स रेट आपको लगेगा 25%। उसके बाद में फॉरेन कंपनी की केस में हमने देखा था टैक्स रेट है 40%। सरचार्ज क्या रहेगा डोमेस्टिक फॉरेन के लिए? देखो, डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज अप टू 1 crore कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का इनकम 1 crore to 10 crore है, सरचार्ज लगेगा 7%। अगर डोमेस्टिक कंपनी का इनकम एक्सीड कर रहा है 10 crore को, सरचार्ज लगेगा 12%। वही फॉरेन कंपनी के लिए अप टू 1 crore कोई भी सरचार्ज नहीं है। 1 crore to 10 crore फॉरेन कंपनी को सरचार्ज लगेगा 2%, अबाउट 10 crore सरचार्ज लगेगा 5%। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने देखा था इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम क्या होता है। जो इंडिया में एक्यूआ रिसीव होता है इंडियन इनकम, जो दोनों भी आउटसाइड इंडिया होता है फॉरेन इनकम। अब इंडिविजुअल के केस में 3 रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, या तो आरओआर हो सकता है, या तो आरएनआर हो सकता है, या तो एनआर हो सकता है। इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। एनआर के हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम, आरएनआर के हाथ में इंडियन इनकम प्लस सम फॉरेन इनकम। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ सम फॉरेन इनकम? जो इनकम फॉरेन इनकम है, मतलब एक्रू आउटसाइड इंडिया हुआ है, रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन जिसका सोर्स इंडिया से है, या तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या तो प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया है, तो वो भी आरएनआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल की केस में हमने देखी थी, 2 में से एक बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो आप कहलाते हो रेसिडेंट, अदरवाइज आप कहलाते हो नॉन रेसिडेंट। क्या थी वो कंडीशन? फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन थी असेसी 182 डेज और मोर इन इंडिया चाहिए, एंड दूसरी वाली बेसिक कंडीशन थी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो चाहिए। उसके लिए एक्सेप्शन हमने देखा था, जहां पे आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टू बिकम अ क्रू मेंबर ऑफ शिप, एंड दूसरी बात, इंडियन सिटीजन ऑब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू विजिट टू इंडिया। इन दैट केस आप सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करोगे। एडिशनल कंडीशंस हमने देखी थी, जो कि
एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो ROR RNOR है, इसलिए हम चेक करते हैं। उसमें से फर्स्ट एडिशनल कंडीशन थी सेक्शन 66 की कि आउट ऑफ पास्ट 10 ईयर्स आप एटलीस्ट 2 टाइम्स रेसिडेंट चाहिए एंड इन लास्ट 7 ईयर्स आप 730 डेज और मोर इन इंडिया चाहिए। उसके बाद में HUF की केस में रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डिसाइड करने के लिए यह देखना है कि HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पे है। वो होल्ली पार्टली इन इंडिया है तो HUF कहलाएगी रेसिडेंट, अदरवाइज वो कहलाएगी नॉन रेसिडेंट। अगर HUF ROR है कि RNOR है, ये डिसाइड करने के लिए आपको कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंपनी के केस में इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, अदर कंपनी का आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है कहां पे है। वो अगर इंडिया में है तो वो कहलाएगी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अदर एंटिटीज के केस में AOP BOI फर्म कंट्रोल मैनेजमेंट होल्ली पार्टली इन इंडिया होगा तो वो कहलाएंगे रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो ये मैंने रिवीजन में रिवीजन ले ली आपकी। अब हम चालू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, हर हेड के चार्जिंग सेक्शन होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन मतलब मैंने ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा इनकम उस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। जैसे कि सेक्शन 302 मेरे ऊपर लगने के लिए मैंने मर्डर करना चाहिए तो मेरे ऊपर 302 लग जाएगा। मर्डर में इमरान हाशमी के मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल मर्डर की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली मर्डर इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर अट्रैक्टिंग चार्जिंग सेक्शन 302। अब ऐसे में ना क्या करना चाहिए कि मेरा इनकम फ्रॉम HP में टैक्सेबल होगा। तो हर हेड के ऐसे चार्जिंग सेक्शन है। सैलरी के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22, PGBP के लिए चार्जिंग सेक्शन है 28, कैपिटल गेन के लिए चार्जिंग सेक्शन है 45 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए चार्जिंग सेक्शन है 56। तो अगर मैं आपको बोलूं तो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक के जो सेक्शन है वो सैलरी के अंदर आएंगे। 22 से लेकर 27 तक जो सेक्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। 28 से लेकर 44 तक के सेक्शन PGBP में आएंगे। 45 से लेकर 55 तक के सेक्शन कैपिटल गेन में आएंगे एंड 56 से आगे वाले सेक्शन 56 एंड उससे आगे वाले सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे। तो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहां पे फर्स्ट थिंग, अब यहां पे ध्यान दो, हाउस प्रॉपर्टी में आपको इतने ही सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27, मतलब 22 से 27 तक के। 28 तो PGBP का आता है चार्जिंग सेक्शन, राइट। अब यहां पे ध्यान दो, सेक्शन 22 बात करता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। सेक्शन 23 बात करता है एनुअल वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे उसके बारे में। सेक्शन 24 बात करता है कि डिडक्शन आपको कितने मिलेंगे हाउस प्रॉपर्टी में से, हम डिटेल में देखने वाले हैं। सेक्शन 25 एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड अगर आपको होता है या अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब व्हाट इज अनरियलाइज रेंट, व्हाट इज एरियर्स ऑफ रेंट, वी विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद में को ओनर्स मतलब क्या, ये भी हम देखने वाले हैं। टीम ओनर के लिए है सेक्शन नंबर 27। ऐसे 1 2 3 4 5 6 सेक्शन आपके हाउस प्रॉपर्टी के हो जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। फिलहाल हम बात करेंगे सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, असेसी मस्ट बी ओनर इंक्लूड डीम ओनर। असेसी कौन होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, इंक्लूडिंग डीम ओनर, मतलब डीम ओनर को भी ओनर बोला जाएगा। अब डीम ओनर तो हम सेक्शन 27 में देखने वाले हैं कि आपकी केस अगर उनमें आती है तो आप डीम ओनर कहलाते हो, मतलब आप एक्चुअल में ओनर नहीं हो लेकिन आपको ओनर माना जाएगा। वो हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन क्या है चार्जिंग सेक्शन की, असेसी ओनर चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का। अगर ओनर नहीं है तो जो कुछ भी वो इनकम कमाएगा वो HP के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल। दूसरी कंडीशन है लैंड बिल्डिंग अपर टेनन देयर टू। लैंड एंड बिल्डिंग अपर टेनन देयर टू मतलब लैंड के ऊपर बिल्डिंग अटैच होनी चाहिए। इसका ही मतलब सिंपल, अगर आप सिर्फ लैंड रेंट के ऊपर देते हो तो वो वाला इनकम फ्रॉम HP नहीं कहलाएगा। पहली कंडीशन असेसी मस्ट बी द ओनर इंक्लूडिंग डीम ओनर। दूसरी कंडीशन लैंड एंड बिल्डिंग अपर टेनन देयर टू,
एंड तीसरी कंडीशन, इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। वो जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, या वो जो बिल्डिंग है ना, वो ओन बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओन बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हो तो वो तो पीजीबीपी में आएगा आपका, क्योंकि उसके लिए सेपरेट हेड है। तो बेसिकली यही है आपका चार्जिंग सेक्शन। असेसी ओनर चाहिए इंक्लूडिंग डीम ओनर, लैंड बिल्डिंग अटैच चाहिए, एंड थर्ड, अपने आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे ये बोल रहे हैं असेसी मस्ट बी द ओनर इंक्लूडिंग डीम ओनर। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम ओनर। तो इसके लिए हम सेक्शन 27 पढ़ेंगे कि डीम ओनर मतलब क्या। उसके पहले मैं दो बातें आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, असेसी ओनर चाहिए, लैंड बिल्डिंग अपर टेनेंट चाहिए, मतलब बिल्डिंग लैंड के ऊपर होनी चाहिए, मतलब सिर्फ लैंड दोगे तो वो इनकम फ्रॉम एचपी नहीं कहलाएगा, एंड वो आपके खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो सबलेटिंग इनकम टैक्सेबल इन आईएफओएस। अगर आप किसी को रेंट के ऊपर दे रहे हो एंड वो किसी और को रेंट के ऊपर दे रहा है, तो जो मेरा टेनेंट है वो किसी और को रेंट के ऊपर दे रहा है, तो मेरा टेनेंट तो ओनर नहीं है। इसका मतलब वो चार्जिंग सेक्शन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मेरा जो टेनेंट है वो इनकम कमा रहा है, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा? तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। हाँ, लेकिन जो मैं इनकम कमा रहा हूं टेनेंट से, वो कहां पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम एचपी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड भी आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहां पे चार्जिंग सेक्शन बोल रहा है लैंड के ऊपर बिल्डिंग अटैच होनी चाहिए तो ही एचपी का इनकम माना जाएगा। सिर्फ आप लैंड रेंट के ऊपर दोगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम बन जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 27, डीम ओनर। ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर इज इक्वल टू डीम ओनर, एक्सेप्शन ट्रांसफर इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। देखो, जनरली हमारे माइंड में स्पाउस मतलब बीवी ही आती है, लेकिन स्पाउस का मतलब सिर्फ बीवी नहीं होता। हस्बैंड के लिए बीवी इज अ स्पाउस एंड बीवी के लिए हस्बैंड इज अ स्पाउस। तो आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी स्पाउस को, मतलब एक हस्बैंड अपनी बीवी को ट्रांसफर कर रहा है, या बीवी अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या? जितनी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उतने वैल्यू के ऊपर नहीं, उससे कम वैल्यू के ऊपर। देन ट्रांसफरर को डीम ओनर माना जाएगा। मतलब अगर बीवी हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही है विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफरर मतलब बीवी ही डीम ओनर मानी जाएगी। अगर हस्बैंड बीवी को कर रहा है विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हस्बैंड डीम ओनर माना जाएगा। अब ये तो हो गई आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस वाली जिंदगी की। सर ऐसा क्यों? मतलब जो ट्रांसफरर है उसको डीम ओनर क्यों माना जाएगा? देखो, बहुत से लोग प्लानिंग के लिए क्या करते थे, टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी बीवी के नाम करते थे या हस्बैंड के नाम करते थे। बेसिकली प्रॉपर्टी तो अपने घर ही रहने वाली है, तो ऐसी प्लानिंग ना हो, इसलिए जो ट्रांसफरर है उसको डीम ओनर माना जाएगा, मतलब उसके ही हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगा। लेकिन उसको भी एक एक्सेप्शन है, ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है अलग अलग रहने का, एंड उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो इन दैट केस ट्रांसफर ही ओनर माना जाएगा। इन दैट केस ट्रांसफरर डीम ओनर नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूं। देखो, कभी कभी कपल में डिवोर्स नहीं होता, लेकिन अलग वो रहते हैं एग्रीमेंट करके। इन दैट केस अगर ऐसा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो जो ट्रांसफरी है वही ओनर माना जाएगा, ट्रांसफरर नहीं माना जाएगा। मतलब क्लियर इंटेंशन, उनका कोई प्लानिंग वगैरह करना नहीं है, सिर्फ क्या है, अलग अलग रह रहे हैं इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू माइनर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर इज इक्वल टू डीम ओनर। मैंने बीवी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की टैक्स बचाने के लिए, उन्होंने मुझे डीम ओनर बना दिया। अब मैंने एक और शक्ल लड़ाई, मैंने मेरे माइनर के नाम से ट्रांसफर की, तो यहां पे
एक्ट बोलता है आप माइनर के नाम से भी ट्रांसफर करोगे विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब क्या, या तो नो कंसीडरेशन या तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। इन दैट केस जो ट्रांसफर कर रहा है ना प्रॉपर्टी, वही डीम ओनर माना जाएगा। लेकिन इसको भी एक एक्सेप्शन है, ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करोगे तो आप डीम ओनर नहीं माने जाओगे, उसकी ओनर माइनर मैरिड डॉटर ही मानी जाएगी। सर लेकिन ये तो कैसी बात है, माइनर मैरिड डॉटर कैसी हो सकती है, अब तो शादी की एज मिनिमम 18 ईयर्स है। अब देखो ये बाकी के एक्ट क्या कहते हैं, उससे इनकम टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड ये एक्ट आया है 1961 में, तब ये प्रोविजन बनाई है। तो बेसिकली बाकी के एक्ट वो देख लेंगे, ये इलीगल है, ये है, वो है, इनकम टैक्स को उससे कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन कोई करता है माइनर मैरिड डॉटर को, तो उसके लिए ओनर माइनर मैरिड डॉटर ही मानी जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट, इम्पार्शिएबल स्टेट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंटेनर। आपने देखा होगा बिफोर 30, 40, 50 ईयर्स हर कपल को 10-10 बच्चे होते थे, मतलब छोटा सा घर रहता था एंड हर कपल को 10-10 बच्चे, एंड उस 10 बच्चों को और 10-10 बच्चे। 138 करोड़ ऐसी थोड़ी बनी है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, सपोज लेट अस एक गांव है, वहां पे एक कपल है जिनको 10 बच्चे हो गए। अब छोटा सा घर है 2 रूम का, एंड 10 बच्चे क्या हुए, सिटी में आ गए किसी काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, वॉटएवर। अब कोई तो वो घर जाता नहीं गांव के, क्योंकि सभी बच्चे सिटी में आ गए हैं। अब यहां पे वो जो घर है गांव का 2 रूम का, उसमें किसी एक की ओनरशिप नहीं है, उन 10 बच्चों की ओनरशिप है। एंड उसको अब डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, कितना स्क्वायर फुट आएगा हर आदमी को अगर डिवाइड करना भी चाहे तो। एक तो वैसे भी 2 रूम का घर, एंड उसमें भी डिवाइडेशन 40-50 स्क्वायर फुट आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बेसिकली इन 10 बच्चों ने क्या डिसाइड किया, हम उसको मेंटेन करने के लिए किसी और को देंगे। उसी गांव का एक आदमी है जिनको मेंटेन करने के लिए दी है वो प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसी इम्पार्शिएबल स्टेट है तो डीम ओनर कौन माना जाएगा, मेंटेनर, मतलब जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफर एज पर प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा। अब ये टोपा क्या होता है, वैसे ट्रांसफर हम किसको बोलते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, पोजेशन भी ट्रांसफर होता है एंड डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं, उसको बोला जाता है रियल ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है, अगर आप सिर्फ पोजेशन भी ट्रांसफर कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर ट्रांसफर करने वाले हो ना, तो भी उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर माना जाएगा। लेट अस एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे यूएसए जाना है, इमरजेंसी, परमानेंटली जाना है, मुझे मेरा घर वगैरह सब कुछ बेचना है। अब मेरा फ्रेंड तो मेरे घर आता जाता रहता है, उसको पता है ये मेरा घर है एंड मैं बेचने वाला हूं वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ तो ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मुझे बेचना तो है, लेकिन अभी के अभी मुझे यूएसए जाना पड़ रहा है। अब मेरे फ्रेंड को तो पता है ये घर बेचने वाला है, वो मुझे बोलता है कि सर, अब वो तो सर नहीं बोलेगा, वो मुझे बोलता है कि ये तेरा घर मुझे चाहिए, तू कितनी भी अमाउंट बोलेगा मैं तुझे देने के लिए रेडी हूं, लेकिन बस तू किसी और को मत बेचना। अब मैंने भी सोचा अरे ये फ्रेंड मेरा ही है यार, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब मैं 5-6 मंथ्स के लिए जाने वाला हूं यूएसए, बाद में मैं आने वाला हूं, एंड जब आऊंगा तब सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है वो करेंगे ना हम। तू एक काम कर, इवन तो मैं आज ही जा रहा हूं, तू आज से ही इस घर में रहना चालू कर, बाकी की वो लीगल प्रोसीजर हम इन फ्यूचर देखेंगे। अब देखो एक्चुअल ट्रांसफर उसको नहीं हुआ है क्योंकि अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन एज पर टोपा एक्ट वो ट्रांसफर है, मैं पोजेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, बाकी वाली फॉर्मेलिटीज में इन फ्यूचर करने वाला हूं। तो इन दैट केस जो मेरा फ्रेंड है ना, वो माना जाएगा
डीम ओनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बेनिफिशियल ओनर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। देखो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं जिनमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं। अगर सपोज आप फ्लैट लेते हो तो बेसिकली वो सारी जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है एंड आप उसमें बेनिफिशियल ओनर होते हो। मतलब सपोज मेरा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट है, लेटर से शुक्रतारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी, ये मेरा घर है। अब यहां पे मुझे अगर मेरा घर बेचना है तो पहले मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं कुछ भी डायरेक्टली घर किसी को भी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी की है एंड उसमें एक फ्लैट मेरा है एंड मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर मैं फ्लैट परचेस करता हूं तो मैं बेनिफिशियल ओनर ही डीम ओनर माना जाऊंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लीज 12 years और मोर, लेसी विल बी डीम ओनर। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज के ऊपर देते हैं एंड वो 12 years और मोर है, इन दैट केस लेसी डीम ओनर माना जाएगा। बहुत सारे लोग इसी केस को लेके अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता था। अब तो क्या है, कोई भी अगर मुझे टेनेंट ढूंढना है तो मैं उसके साथ 11 months का एग्रीमेंट करता हूं, वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। इसका मतलब 11 months में मैं टेनेंट चेंज करते रहता हूं। लेकिन पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मतलब चाल वगैरह हुआ करती थी, उसमें घर टेनेंट को देते थे एंड वो 40 years से टेनेंट वहां पे ही रह रहा है। एंड अब क्या हुआ, अब वो टेनेंट ही खुद को ओनर समझने लगा। क्यों? इसका सहारा लेके लीज के ऊपर आप 12 years और मोर दोगे तो लेसी को डीम ओनर माना जाएगा। इसलिए आज क्या करते हैं लोग, 11 months का एग्रीमेंट करते हो एंड उसको कंटिन्यू करते जाते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो ये हो गई आपकी डीम ओनर की कंसेप्ट। क्या हमने देखा, अगर स्पाउस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसफरर विल बी कॉल्ड एज अ डीम ओनर। उसको एक एक्सेप्शन था, अगर लिव इन अपार्ट एग्रीमेंट हुआ है एंड उसमें ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप माइनर को ट्रांसफर कर रहे हो विद इन एडिक्वेट कंसीडरेशन तो डीम ओनर ट्रांसफरर माना जाएगा। उसको एक एक्सेप्शन था, अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को करोगे। तीसरा टोपा के अकॉर्डिंग ट्रांसफर। चौथा इम्पार्शियल स्टेट मेंटेनर को माना जाएगा। लीज 12 years और मोर, बेनिफिशियल ओनर इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पोजिट रेंट। अब पहली बात तो ये समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। देखो, कॉम्पोजिट रेंट मतलब रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एमिनिटीज लाइक फर्नीचर, टेलीविजन, एसी, लिफ्ट एक्सेट्रा। मतलब मैं हाउस प्रॉपर्टी तो रेंट के ऊपर दे रहा हूं, प्लस उसके साथ मैं फर्नीचर, टेलीविजन, लिफ्ट, स्विमिंग पूल ये भी रेंट के ऊपर दे रहा हूं। उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। अगर मैं सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर देता हूं तो उसको कॉम्पोजिट रेंट नहीं बोलेंगे। अब यहां पे कॉम्पोजिट रेंट आपको यह देखना है कि वो सेपरेबल है कि इनसेपरेबल है। सेपरेबल मतलब क्या, लेटर से मैं उनको बता रहा हूं, मैं इनकम ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मैं 20,000 लेने वाला हूं, आप जो फर्नीचर यूज करोगे उसका 2,000 लेने वाला हूं, स्विमिंग पूल का 3,000 लेने वाला हूं, एसी का 2,000 लेने वाला हूं। तो मैं यहां पे हर बात को सेपरेट कर रहा हूं। तो इन दैट केस जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है ना, वो इनकम फ्रॉम एचपी माना जाएगा एंड जो अदर इनकम का है वो आईएफओएस या पीजीबीपी माना जाएगा। लेकिन इनसेपरेबल है, मैं लमसम अमाउंट ले रहा हूं 50,000 पर मंथ, ये सब कुछ तो यूज कर, एंड मैं सेपरेबल भी नहीं कर पा रहा हूं या मुझे नहीं करना है। इन दैट केस उसको इनसेपरेबल माना जाएगा। वो या तो पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अगर आपका बिजनेस ही है ऐसा करना तो पीजीबीपी, अदरवाइज आईएफओएस। क्लियर? तो कॉम्पोजिट रेंट इफ सेपरेबल जो एचपी का आ रहा है वो एचपी में टैक्सेबल होगा, अदर्स वाला या तो आईएफओएस या पीजीबीपी। अगर इनसेपरेबल पूरा का पूरा या तो पीजीबीपी या आईएफओएस। सर तो हमारे लिए क्या अच्छा है? देखो, अगर जो इनकम फ्रॉम एचपी आप ले रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम एचपी में अगर जाता है, मतलब सेपरेबल अगर होता है, तो आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इन दैट केस वो सेपरेबल बताएगा।
हाँ, लेकिन इनसेपरेबल में आपको वो पीजीबीपी या आईएफओएस का इनकम माना जाएगा एंड आपको एक्सपेंडिचर का रियल बेसिस के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। तो ये असेसी को तय करना पड़ेगा कि उसको वो क्या दिखाना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, लेकिन अगर मैं बोलूं तो सेपरेबल ही होता है। ये हाउस प्रॉपर्टी का इतना, फर्नीचर का इतना, ऐसे बता के ही लोग रेंट के ऊपर देते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो जनरली हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दी जाती है। ठीक है, चलो सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो यहां पे ये प्रोफॉर्मा है इनकम फ्रॉम एचपी कैलकुलेट करने के लिए। पहले आप निकालोगे जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर। डिटेल में डिस्कशन हर बात का करेंगे, जीएवी का भी करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस का भी करेंगे। तो जीएवी पहले आपको निकालना है, देन आपको उसमें से लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर। ये आपका हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेस करोगे। पहले तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएवी एंड दूसरा आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो लोन लिया है उसका आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। एंड देन ये लेस करने के बाद आपका बन जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी। जस्ट अ मिनट। सो GAV minus municipal taxes paid by owner is equal to NAV. Less deduction under section 24A, standard deduction at a 30% of NAV, and B interest on borrowed capital, आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम HP। बेसिकली अगर मैं सिंपल बोलूं तो आप आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर देते हो तो जो कुछ भी इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल होता है। आप आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर देते हो तो जो कुछ भी इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल होता है। लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन हम आगे देखने वाले हैं कि इवन दो आप हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर नहीं देते फिर भी आपको इनकम फ्रॉम एचपी दिखाना पड़ता है, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट के ऊपर देता हूं, इनकम फ्रॉम एचपी में आ जाएगा वो रेंट या वो इनकम। क्लियर? चलो अब यहां पे फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट, इसको मैं नाम देता हूं, फर्स्ट स्टेप है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहां पे आप जीएवी क्या लोगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम एचपी कैलकुलेट करते टाइम फर्स्ट स्टेप ही आती है, आपको जीएवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां पे ये बोलते हैं पहले आपको ईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आरईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, आरईआर मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एआर मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब ईआर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वैसे तो ये रिवीजन बैच है, आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू, एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए म्युनिसिपैलिटी जो डिसाइड करती है उसको बोला जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा होता है फेयर रेंट, दूसरा होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या कि अप्रोक्सीमेटली मेरे जैसे ही सेम प्रॉपर्टी जो मेरे लोकेशन में है वो कितने रुपीस के ऊपर रेंट के ऊपर दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। जैसे हम फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं, सेम कंसेप्ट हियर, फेयर रेंट। लेट अस से जहां पे मैं रह रहा हूं जो सिमिलर स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है अप्रोक्सीमेटली वो लेट अस से 7000 पर मंथ के अकॉर्डिंग दी जाती है, एक एग्जांपल। तो 7000 पर मंथ क्या हुआ, फेयर रेंट। क्लियर है? तो एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू, एक होता है फेयर रेंट। एक तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट
जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट क्या बोलता है का मैक्स टू मैक्स इतना ही रेंट ले सकते हो, कोई भी अगर चाहे तो कितना चाहे उतना नहीं ले सकता। तो एक रेंट कंट्रोल एक्ट ने एक अमाउंट डिसाइड की है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। तो पहला हुआ म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा हुआ फेयर रेंट, तीसरा हुआ स्टैंडर्ड रेंट। अब बात करते हैं, अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं जीएवी इज इक्वल टू हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल। मतलब आरईआर और एआर विचएवर इज हायर, ये आपकी होगी जीएवी। लेकिन आरईआर कैसे डिसाइड होगी ये बोल रहे हैं, उसके पहले आपको ईआर निकालनी पड़ेगी। अब ये ईआर कैसे निकालते हैं, तो ईआर मतलब हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर आपको लेना है, उसको हम बोलेंगे ईआर। वो एक अमाउंट आपको मिलेगी। लेटर से म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 1 लाख एंड फेयर रेंट है 1.2 लाख। तो इसमें से हायर क्या है आपका 1.2 लाख। अब वो अमाउंट आपको कंपेयर करनी है एसआर के साथ एंड उसमें से आपको लेना है लोअर। वो अमाउंट आपको कंपेयर करनी है एसआर के साथ, मतलब स्टैंडर्ड रेंट के साथ, एंड उसमें से आपको लेना है लोअर। उसको उन्होंने नाम दिया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। लेटर से मैं यहां पे एसआर ले रहा हूं 90,000। अब 1 लाख और 1.2 लाख विचएवर इज हायर इज 1.2 लाख। उस अमाउंट को आपको कंपेयर करना है एसआर के साथ एंड उसमें से लोअर अमाउंट आपको लेनी है विच इज 90,000 एंड इसको नाम दिया है उन्होंने आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एंड ऐसे आरईआर को आपको कंपेयर करना है एआर के साथ एंड उसमें से आपको हायर लेनी है। तो बेसिकली हायर ऑफ आरईआर और एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विचएवर इज हायर। अब यहां पे ध्यान दो, एआरआर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट इफ ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मतलब एक्चुअल रेंट में से आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, देन आपका बनेगा एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब यहां पे ध्यान दो, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन भी आपको एक्चुअल रेंट से मिलेगा अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है ये हम देखने वाले हैं। इसका मतलब एआरआर मतलब क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एंड अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन कब मिलेगा, इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर मैं सिंपल बोलूं, सिंपल सीधी बात, नो बकवास, इसको काट मारो, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखो। जिंदगी में कभी भी आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। इस लीगल लैंग्वेज को गोली मारो। आपको सिंपल करना है, हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर, हायर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, वो अमाउंट एंड एसआर विचएवर इज लोअर, वो अमाउंट एंड एआर विचएवर इज हायर। एआर मतलब क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अगेन आई रिपीट, हायर लोअर हायर, ध्यान रखो, ये माइंड में रखो, हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर। कोई अगर आपको पूछे आपको हाउस प्रॉपर्टी आता है, यार वो जीएबी का कंप्यूटेशन कितना डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता, उनको बोलना है मुझे समझ में आ गया है, हायर लोअर हायर। हायर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू एफआर, वो अमाउंट एंड एसआर विचएवर इज लोअर, वो अमाउंट एंड एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर, ये आपकी बन जाएगी जीएवी। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, लेटर से म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 1 लाख, वही वाला एग्जाम्पल। फेयर रेंट है आपका 1,20,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट है आपका
90,000 ARR है आपका। ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है आपका, या यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, फुल फॉर्म लिखता हूँ, वो बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है आपका 1,80,000 एंड अनरियलाइज रेंट है आपका 20,000 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन सेटिस्फाइड। जो कुछ भी कंडीशन अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करने के लिए लगती है वो सेटिस्फाइड हुई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली हाइयर बिटवीन म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट क्या है 1,20,000। वो अमाउंट एंड SR whichever is lower is your 90,000 is your 90,000 90,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, वो कितना है 1,60,000। तो 90,000 एंड 1,60,000 whichever is higher is 1,60,000 is your GAV। क्यों उस लफड़े में पड़ना है, पहले ER निकालो, RER निकालो, देन उसको कंपेयर करो ARR के साथ। जिनको वो सही लगता है वो करो, मेरी ना नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क आप करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो घूमते रहोगे। हाइयर लोअर हाइयर, हाइयर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, वो अमाउंट एंड SR whichever is lower, वो अमाउंट एंड ARR whichever is higher। ARR मतलब क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट इफ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सिंपल। नेक्स्ट, इन सिंपल टू हाइयर लोअर हाइयर यार। स्टेप 1 क्या है, हाइयर वैल्यू बिटवीन MVFR जो मैंने आपको बताया वही। स्टेप 2 लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड वैल्यू ऑफ SR, इसमें से लोअर। एंड स्टेप 3 हाइयर ऑफ स्टेप 2 एंड एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। GAV इज इक्वल टू हाइयर लोअर हाइयर। जिंदगी में गलत आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करने के लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो ही आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा। पहली बात तो ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब वो रेंट, टेनेंट आपके यहाँ पे रह रहा था लेकिन उसने रेंट आपको दिया नहीं, डुबा के भाग गया, उसको बोला जाता है अनरियलाइज रेंट। अब यहाँ पे अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करने के लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वी कैन डिडक्ट अनरियलाइज रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इफ वी सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है अभी हम देखेंगे। पहली कंडीशन है टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब जो प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ता है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो किसी को भी खड़ा करूंगा यार, इसने मेरा रेंट तो डुबा दिया, ऐसे थोड़ी ही मानेंगे। ठीक है, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, टेनेंट वैकेट द प्रॉपर्टी। टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेट करनी चाहिए, मतलब रेंट तो आपका डुबा दिया फिर भी उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो आप क्यों रहने दे रहे हो उसको, भाई हकल दो पहले। तो टेनेंट ने प्रॉपर्टी को वैकेट करना चाहिए। तीसरी कंडीशन, टेनेंट नॉट लिव इन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ सिटी। यहां से तो हकल दिया लेकिन मेरी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड भाई। ठीक है, इसका मतलब तू प्लानिंग के लिए अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन ले रहा है, ऐसा इसका मतलब हुआ ना। चलो, एंड नेक्स्ट, ऑल रीजनेबल स्टेप्स टेकन आर यूजलेस एंड AO सेटिस्फाइड। जो कुछ भी मेरे से हो रहा था मैंने सब कुछ किया अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरा अनरियलाइज रेंट रिकवर नहीं हो रहा है, एंड उससे AO सेटिस्फाइड भी हो गया, आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंट ने वैकेट करनी चाहिए प्रॉपर्टी, किसी दूसरे प्रॉपर्टी में भी नहीं रहना चाहिए, आपने सारी रीजनेबल स्टेप्स ली फिर भी आपको अनरियलाइज रेंट नहीं मिला, ऐसे वाले अनरियलाइज रेंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे GAV में से आप लेस करते हो। GAV मतलब क्या, हाइयर लोअर हाइयर। यहां पे मैं लिखता हूं हाइयर लोअर हाइयर।
उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करोगे जो एक्चुअली पेड बाय ओनर है। अब एक्चुअली पेड बाय ओनर है, इसके बहुत सारे एंगल्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है तो ये अलाउड है, एक्रूअल बेसिस नॉट अलाउड। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर एक्चुअल में पेमेंट किया होगा ओनर ने तो ही अलाउड है, आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होंगे एज अ डिडक्शन। उसके बाद में पेड बाय ओनर है तो अलाउड है, पेड बाय टेनेंट अलाउड नहीं है, वो तो ऊपर ही हमने देख लिया। तीसरी बात, पेड इन इंडिया अलाउड है, पेड आउटसाइड इंडिया अलाउड है। पहली बात ध्यान रखो, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, वो मैं रेंट के ऊपर दे रहा हूं, रेंट वहां पे ही रिसीव कर रहा हूं। अगर मैं आरओआर हूं तो दुनिया के सारे इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होते हैं। तो क्या जो मैं हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है मेरी, तो मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा हूं आउटसाइड इंडिया, तो क्या उसका भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर है यस। उसके बाद में पेड इन अर्लियर ईयर्स इन प्रीवियस ईयर अलाउड, पेड इन एडवांस म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, पिछले कई साल के म्युनिसिपल टैक्स आपने इस साल में पे किए, सबका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड वाटर टैक्स, सेवरेज टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स में वाटर टैक्स, सेवरेज टैक्स भी इंक्लूड होगा। इसके ऊपर एक आपके मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस कैश में दिए हैं, आपको एक्चुअल अमाउंट लेनी है, जो कुछ भी दिए है 70,000 तो 70,000, 20,000 तो 20,000। अगर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस परसेंटेज में दिए हैं तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू के परसेंटेज में लेने हैं, जीएवी के नहीं। जीएवी अलग होगी, म्युनिसिपल वैल्यू अलग होगी। जीएवी होगी आपकी हायर लोअर हायर, लेकिन परसेंटेज में अगर म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं 10% म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो 10% आप जीएवी का नहीं लोगे, 10% आप म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे। यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट, अब यहां पे आप म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करोगे, आपकी आ जाएगी एनएवी। एनएवी से आपको दो डिडक्शन लेस करने का मौका मिलेगा, एक सेक्शन 24A का डिडक्शन, दूसरा सेक्शन 24B का डिडक्शन। अब देखते हैं सेक्शन 24A का डिडक्शन, आपको 30% फ्लैट डिडक्शन मिलेगा एनएवी का, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब यहां पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी वाले एक्सपेंडिचर का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिपेयर्स, रिनोवेशन वगैरह। तो यहां पे एज स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल, नो अदर एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा अलाउड। 30% में सब कुछ आ गया। अब आपको कंफ्यूज करेंगे, रिपेयर का एक्सपेंडिचर इतना किया, ये इतना किया, नॉट अलाउड। 30% में सब कुछ कवर हो गया। उसके बाद में सेक्शन 24B का आपको डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी लोन के ऊपर ली है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। अब वो कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस 100% पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस साल में, उसका 100% मिलेगा। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है ना, मतलब जहां पे प्रॉपर्टी आपकी बनी नहीं थी लेकिन लोन तो आपने लिया था, आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको इकट्ठा किया जाएगा एंड उसका 1/5 मिलेगा। मतलब 1/5 इस साल में, 1/5 नेक्स्ट ईयर में, 1/5 उसके नेक्स्ट ईयर में, ऐसा। इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट किया जाएगा एंड 5 हिस्सों में उसका डिडक्शन मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 100% मिल जाएगा। क्लियर? सो राइट, यहां पे मैंने लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इंटरेस्ट, इट मींस इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर in which construction was completed. It is allowed in 5 equal installment from the year in which construction was completed. अब यहां पे ध्यान दो, लेट अस से मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1/8/19 को, तो ये 1920 में मैं जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ना, उसका 100% मिल जाएगा एंड 31/3/19 तक का जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है उसको माना जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड उसका 1/5 ऐसा मिलते जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट, अब यहां पे इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लो। इंटरेस्ट पेड इन इंडिया अलाउड है। इंटरेस्ट पेड अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो तो भी अलाउड है, लेकिन यहां पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा तो ही अलाउड होगा, अगर आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो तो।
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिसअलाउड, अगर आपने इंटरेस्ट टाइम में पे नहीं किया इसलिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया तो उसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फ्रेश लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन इंटरेस्ट अलाउड, आपने फ्रेश लोन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसबीआई से लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, लेकिन कल मुझे एलआईसी बोलता है आप उतना क्यों उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हम वो उनका लोन क्लोज करते हैं, आप हमारे पास लोन निकालिए, हम आपको कम रेट से देंगे। तो फ्रेश लोन में ले रहा हूं टू रिपे ओरिजिनल लोन एंड उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो वो अलाउड हो जाएगा। उसके बाद में एक और बात यहां पे लिखो, शायद यहां पे लिखी नहीं है, हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड और पेड बोथ आर अलाउड। इंटरेस्ट एक्रूड भी होगा तो भी डिडक्शन मिलेगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्रूड होंगे तो डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन इंटरेस्ट चाहे एक्रूड हो चाहे पेड हो आपको डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? चलो जस्ट अ मिनट। अब हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, जो प्रॉपर्टी आप रेंट के ऊपर दे रहे हो वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी है एंड वो तो इनकम फ्रॉम एचपी आपका आ ही जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं। लेट अस से मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज है, मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज है एंड वो सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब मैं खुद रहता हूं। लेट अस से एक ही सिटी में मेरी 3 हाउस प्रॉपर्टी है। फर्स्ट 1 वीक में एक हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूं, दूसरा वीक में दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूं एंड नेक्स्ट 2 वीक्स में किसी तीसरे हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूं। आदत है मेरी। तो बेसिकली यहां पे यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी या तो एलओपी हो सकती है, लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आप रेंट के ऊपर दे रहे हो, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती है, एसओपी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको इंटेंशन बताना चाहता हूं गवर्नमेंट का। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का ही इंटेंशन यही है कि जो रिच लोग हैं उनसे पैसा निकला जाए एंड पुअर लोगों के लिए उसका यूज करो। ये डायरेक्ट टैक्स का इंटेंशन है। मतलब इसलिए तो यहां पे स्लैब रेट है, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पुअर लोगों के लिए अप टू 5 लाख अगर इनकम है तो टैक्स रेट है ही नहीं। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं जो 5 लाख तक इनकम है वो पुअर है, ना ना ना, कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन मत करना। बेसिकली मैं डायरेक्ट टैक्स का इंटेंशन बोल रहा हूं, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे वो ज्यादा टैक्स लेना चाहते हैं एंड उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं जिनके पास कम पैसा है उनके लिए। दिस इज द इंटेंशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली लेट अस से मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसको रेंट के ऊपर भी नहीं दे रहा हूं, इसका ही मतलब वो एसओपी है। तो गवर्नमेंट बोलती है इतनी सारी हाउस प्रॉपर्टीज आपने होल्ड की है, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, आप तो यार बहुत रिच हो। तो यहां पे पहला रूल ऐसा हुआ करता था कि 3 में से एक हाउस प्रॉपर्टी आपको एसओपी दिखानी पड़ेगी, मतलब जिसमें मैं रह रहा हूं, एंड इवन दो मेरी तीनों की तीनों एसओपी है, फिर भी उसमें से मुझे एक ही एसओपी दिखानी पड़ेगी एंड बाकी वाली 2 डीम लेट आउट प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, इवन दो वो एक्चुअल लेट आउट नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाहती है
आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो ना, इवन तो आप उसको लेट आउट नहीं कर रहे हो, लेट आउट करते तो वैसे भी टैक्सेबल हो ही जाता है इनकम फ्रॉम एचपी, लेकिन आप होल्ड भी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, इतना पैसा आप होल्ड करके रख रहे हो, हम उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बोल के टैक्सेबल करेंगे। ये पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर एक से ज्यादा एसओपी है आपके पास तो उसमें से एक आप एसओपी दिखाओ एंड बाकी वाली दो डीम लेट आउट मानी जाएगी, ये पहले बोलती थी। अब एसओपी दिखाओ मतलब क्या, यहां पे ध्यान दो, जो आप एसओपी दिखाओगे ना उसकी जीएबी रहती है नील। अब एसओपी है, हायर लोअर हायर करना ही नहीं है, नील करना है। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नील रहेंगे, एनएवी भी नील रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको लिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलती थी, आपके पास एसओपी कितनी भी होने दो, आप किसी एक को ही एसओपी दिखा सकते हो। कैन आई से मैं किसी एक की ही जीएबी नील दिखा सकता हूं, एक को ही एसओपी दिखा सकता हूं, मतलब आंसर है यस। इसका मतलब बाकी वाली दो मुझे डीम लेट आउट दिखानी पड़ेगी। डीम मतलब क्या, जो एक्चुअल में लेट आउट नहीं है फिर भी दिखानी पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट पहले बोलती थी, लेकिन पिछले साल में इसमें एक अमेंडमेंट हो गया। लेटर से कोई एक आदमी है, लेटर से मैं ही हूं, एज्यूम करो मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है पूना में एंड एक और हाउस प्रॉपर्टी मैंने मुंबई में परचेज की, एंड दोनों भी मैं यूज कर रहा हूं फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी एसओपी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, दोनों में से आप कोई एक ही एसओपी दिखा सकते हो, दूसरे आपको लेट आउट दिखानी पड़ेगी, डीम लेट आउट दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये क्या बात है, देखो सर, मैंने असेसिंग ऑफिसर को बोला आपने जो रूल बनाया है आई एग्री, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं उनसे आपने पैसा निकालना चाहिए, आपके डायरेक्ट टैक्स का यही पर्पस है, सब कुछ मैं मान रहा हूं ना, मैं कहां पे डिनाई कर रहा हूं। अरे लेकिन थोड़ी मेरी केस को भी समझो ना आप, मैंने जो मुंबई में प्रॉपर्टी परचेस की है क्या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए थोड़ी की है यार, वो मेरी जरूरत थी। मैं थोड़े दिन पूना में काम करता हूं, थोड़े दिन मुंबई में करता हूं। अब मुंबई में मैं जाऊं रहने के लिए तो वहां पे मुझे लॉज में रहना पड़ता है, मेरी कॉस्ट ज्यादा जाती है। अब वहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की, आपने उसको डीम लेट आउट बना दिया दोनों में से एक। इसका मतलब सर मैं एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं ना मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप उसको डीम लेट आउट बोल रहे हो, एक की ही जीएबी नील दिखाओ ऐसा बोल रहे हो, ये तो गलत है ना सर। इसका मतलब हम एक से ज्यादा ले ही ना किया, एंड अगर ले रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूं, अरे मेरी नेसेसिटी भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई, अरे आजकल लोग माइग्रेट हो रहे हैं, काम की वजह से दूर दूर जाते हैं, वहां पे वो दूसरी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं जहां उनको जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी थी, जरूरत भी हो सकती है उनकी। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की कि आप दो एसओपी एज ए एसओपी दिखा सकते हो, एंड दो से ज्यादा अगर आपकी एसओपी होगी तो उसको डीम लेट आउट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास अब 3 एसओपी है तो उसमें से मैं 2 की जीएबी नील दिखा सकता हूं, एंड एक को मुझे कंपल्सरीली डीम लेट आउट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं दोनों की भी एसओपी क्या नहीं दिखाऊंगा, नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मुझे 2 एसओपी का मिला के लिमिटेड ही मिलेगा। लेकिन एलओपी की केस के लिए आपका रहेगा नॉर्मल रूल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रूल, हाइयर लोअर हाइयर। एलओपी के लिए हाइयर लोअर हाइयर, ये आपकी जीएबी रहेगी, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, क्या आंसर है यस। एक्चुअल में मैंने लेट आउट ही की है वो। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, क्या आंसर है यस।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा क्या? यस। कितना मिलेगा? 100%। यहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एसओपी आप दिखा रहे हो तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिमिटेड है। एलओपी के लिए 100% आप डिडक्शन ले सकते हो। मैं इस साल में लेटर से 6 लाख रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, 6 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एसओपी के लिए मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मुझे लिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। वो हम देखने वाले हैं कितना मिलेगा। उसके बाद में लेटर से मेरे 3 एसओपी थी, उसमें से 2 मैंने नील दिखाना पड़ेगा मुझे। अब तीसरी मुझे डीएलओपी दिखानी पड़ेगी। या लेटर से मेरे पास 4 है एसओपीज, तो कोई भी 2 मुझे एसओपी में दिखा सकता हूं एंड 2 मुझे डीम लेट आउट दिखानी पड़ेगी। डीम लेट आउट मतलब वो भी इनकम फ्रॉम एचपी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, इवन तो मैं उसको रेंट के ऊपर नहीं दे रहा हूं। अब उसके लिए जीएवी क्या रहेगी? अब यहां पे देखो, जीएवी के लिए मैंने रूल क्या बताया? हाइयर लोअर हाइयर, हाइयर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वो अमाउंट एंड एसआर व्हिचएवर इज लोअर वो अमाउंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज हाइयर। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रेंट है ही नहीं, क्योंकि मैंने रेंट के ऊपर दी ही नहीं। फिर भी मेरे हाथ में एज ए डीएलओपी बोल के वो टैक्सेबल कर रहे हैं। तो यहां पे आपकी जीएवी रहेगी आरईआर, मतलब सिर्फ हाइयर लोअर, हाइयर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दैट एंड एसआर व्हिचएवर इज लोअर, यही आपकी रहेगी जीएवी। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको मिलेगा डीएलओपी है तो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी मिलेगा। अब सवाल ये आता है, सर मेरे पास 3 एसओपी है, उसमें से 2 ही मैं एसओपी दिखा सकता हूं एंड तीसरी मुझे डीम लेट आउट दिखानी पड़ेगी। तो सर इन तीनों में से मैं कौन सी दिखाऊं डीम लेट आउट एंड कौन से 2 को एसओपी दिखाऊं? ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको दिया है। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड देन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी 2 को एसओपी मान रहे हो एंड कौन सी एक को डीम लेट आउट मान रहे हो। मतलब पहले 1-2 का एसओपी, 3 को डीएलओपी करके कैलकुलेट करो कहां पे आपका इनकम फ्रॉम एचपी कम आ रहा है। उसके बाद में फर्स्ट एंड थर्ड को एसओपी मान के, 2 को डीएलओपी मान के करो एंड थर्ड वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका आएगा। 1 को आप डीएलओपी मानो, 2-3 को एसओपी मानो। हाँ, लेकिन जिसको आप डीएलओपी मानोगे उसके लिए जीएवी क्या रहेगी? आरईआर, इंटरेस्ट का उसके लिए पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जिसको आप एसओपी मान रहे हो उसके लिए यहां पे एक ही डिडक्शन है, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड वो भी लिमिटेड है। इसके ऊपर भी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, जरूर सॉल्व करना। उसके बाद में अब यहां पे ध्यान दो, लिमिटेड डिडक्शन मतलब कितना? अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एसओपी आप एसओपी दिखाना चाहते हैं उसके लिए आपने लोन लिया है एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो एक्विजिशन मतलब परचेसिंग या तो कंस्ट्रक्शन, एंड वो लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999 एंड कंप्लीटेड आपका हुआ है कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स, तो आपको 2 लाख रुपीज का लिमिटेड डिडक्शन मिलेगा, मैक्स टू मैक्स। इसका मतलब लेटर से मैंने एक एसओपी है, उसके लिए मैंने लोन लिया था एक्विजिशन के लिए, लोन लिया था 2010 को, कंस्ट्रक्शन भी 5 इयर्स में हुआ था एंड इस साल में मैंने इंटरेस्ट पे किया 2,50,000, मुझे डिडक्शन मिलेगा ओनली 2 लाख। लेकिन यही अगर मैं डीएलओपी दिखाऊंगा तो 2,50,000 का मिलेगा। अगर यही मैं लेट आउट करता हूं 2,50,000 का मिलेगा। लेकिन एसओपी के लिए मैक्स टू मैक्स 2 लाख। अगर इसमें से एक भी कंडीशन में ब्रेक करता हूं तो मुझे 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। एक भी कंडीशन मतलब क्या? लोन में रिपेयरिंग के लिए ले रहा हूं, इसका मतलब मैं कंस्ट्रक्शन के लिए एक्विजिशन के लिए नहीं ले रहा हूं। लोन मैंने लिया था बिफोर 1/4/1999, तो 30,000 का ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स। एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ 5 साल में, 30,000 का ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स। एंड ये 2,30,000 दोनों एचपी मिला के 2,30,000 ये वॉट एवर है, इन केस ऑफ 2 एसपीज टुगेदर मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख और 30,000। सर थोड़ा सा एग्जांपल दोगे क्या? आंसर है यस। तो यहां पे H1 है, H2 है, ये भी मैं एसओपी दिखा रहा हूं, ये भी मैं एसओपी दिखा रहा हूं, 2 एसओपी दिखा सकता हूं अब मैं। अब इसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया है एंड इसके लिए भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है। अब इसके लिए मैंने परचेसिंग के लिए लिया था लोन एंड इसके लिए मैंने रिपेयर के लिए लिया था लोन।
अब परचेसिंग के लिए जो लोन लिया था उसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया 2,30,000 एंड रिपेयरिंग के लिए जो लोन लिया था उसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया 50,000। अब यहां पे परचेसिंग के लिए लिया था 2,30,000 का पे किया है, बाकी सारी मैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं तो यहां पे 2 लाख मैक्स टू मैक्स मिलेगा। यहां पे मैं रिपेयरिंग के लिए कर रहा हूं, यहां पे 30,000 मैक्स टू मैक्स मिलेगा एंड दोनों मिला के मैक्स टू मैक्स मिलेगा 2 लाख। नेक्स्ट लेटेस्ट है ये H1 H2 दोनों भी एसओपी हैं। ये परचेसिंग के लिए लिया था, ये रिपेयर्स के लिए लिया था। परचेसिंग के लिए इंटरेस्ट पे किया लेटेस्ट है मैंने 1,80,000 एंड रिपेयरिंग के लिए इंटरेस्ट पे किया मैंने 40,000। तो यहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ये अप टू 2 लाख तो मिलता है तो 1,80,000 मिलेगा। ये 40,000 नहीं मिलता है रिपेयर्स का, 30,000 ही मिलता है मैक्स टू मैक्स। तो ये दोनों मिला के 2,10,000, लेकिन दोनों को मिला के मैक्स टू मैक्स 2 लाख ही मिलेगा। तो या तो 2 लाख या 30,000। क्लियर है बात? चलो उसके बाद में अब बात करते हैं वैकेंसी की। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप साल में एक भी दिन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करते हो तो उसको पूरे साल लेट आउट की है ऐसा माना जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी साल में एक भी दिन लेट आउट करते हो तो पूरे साल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की है ऐसा माना जाएगा एंड वहां पे हाइयर लोअर हाइयर लग जाएगा। तो यहां पे लेटेस्ट है 3 मंथ्स एसओपी थी, 9 मंथ्स एलओपी थी, तो उसको 12 मंथ्स एलओपी मानकर हाइयर लोअर हाइयर आपकी जीएवी आ जाएगी एंड बाकी वाला कैलकुलेशन वैसे ही करना है। एक और केस लेता हूं मैं। लेटेस्ट से एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 यूनिट है, मतलब एक 50% वाला यूनिट, एक 50% वाला यूनिट। एक लेटेस्ट से 12 मंथ्स एसओपी रहा एंड एक 12 मंथ्स एलओपी मतलब लेट आउट किया था। तो जो कुछ भी इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको जीएवी निकालना है उसके लिए एमवी एफआर एसआर दिया होगा, वो आपको 50-50% में बाइफरकेट करना है, क्योंकि 50% एसओपी है थ्रू आउट द ईयर एंड 50% एलओपी है थ्रू आउट द ईयर। इसको आपको म्युनिसिपल वैल्यू को, फेयर रेंट को, एसआर को बाइफरकेट करना पड़ेगा 50-50% में एंड जो एलओपी के लिए प्रोपोर्शनेट एफआर एसआर एमवी है वही आप कंसीडर करोगे कैलकुलेशन करते वक्त। ये मैराथन है, डिटेल में हो जाता है रेगुलर में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इससे रिलेटेड वो देख लीजिए एंड देन आप इसका कैलकुलेशन करोगे। इसकी जीएवी तो नील ही रहेगी एंड इसकी वही हाइयर लोअर हाइयर, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू की। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब यहां पे नेक्स्ट पढ़ते हैं वैकेंसी। अब वैकेंसी मतलब क्या? वैकेंसी मतलब मुझे हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर देनी थी लेकिन मुझे कस्टमर ही नहीं मिला, मैं खुद नहीं रह रहा था। ये क्या है, 3 मंथ्स में खुद रह रहा था, 9 मंथ्स मैंने एलओपी कर दी थी, तो ये तो वैकेंसी केस नहीं हुई। वैकेंसी मतलब क्या, मैं रेंट के ऊपर देना चाहता था लेकिन मुझे कस्टमर ही नहीं मिला। लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ, जो टेनेंट थे वो तो गांव निकल गए, अब मैं रेंट के ऊपर देना चाहता हूं, मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं? इसको बोला जाता है वैकेंसी। तो अगर ऐसी वैकेंसी आपको क्वेश्चन में दी है तो आपको कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है आरईआर। स्टेप 1 कैलकुलेट आरईआर। अब आरईआर मतलब क्या, हाइयर लोअर। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो हाइयर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दैट अमाउंट एंड एसआर व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज योर आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरा आपको निकालना है एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इफ देयर इज नो वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपको साल का कितना रेंट मिलता, उसको नाम दिया है एआरआर।
एंड तीसरा आपको कैलकुलेट करना है AR फॉर एक्चुअल लेट आउट पीरियड। लेट अस से 8 मंथ्स लेट आउट की, 4 मंथ्स वैकेंसी रही, तो ARR क्या आ जाएगा मेरा, 12 मंथ्स अगर मैं देता तो मुझे कितना मिलता, दैट इज ARR। एंड अगर AR क्या आएगा मेरा, एक्चुअल 8 मंथ्स के लिए जो कुछ भी रेंट होगा वॉट एवर। देन आपको कंपैरिजन करनी है AR एंड RER के साथ। अगर AR मतलब जो एक्चुअल अपने एक्चुअल पीरियड के लिए लेट आउट किए, दैट इज योर AR। अगर वो RER से ज्यादा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो GAV तो आपका AR रहेगा। लेट अस से आपका RER आ रहा है 90,000, यहां पे 90 करो, एंड AR आ रहा है 8 मंथ्स का 1,20,000। तो यहां पे तो AR ही ज्यादा है RER से, 8 मंथ्स के लिए दी फिर भी, तो इन दैट केस GAV आपका AR ही रहेगा। लेकिन सवाल यहां पे आता है, अगर RER AR से ज्यादा है, लेट अस से यहां पे मैं लेता हूं RER 90,000, AR 8 मंथ्स, लेट अस से यहां पे मैं मानता हूं कि 10,000 पर मंथ है रेंट, तो ये हो जाएगा आपका 80,000। अब यहां पे RER ज्यादा है AR से, AR मतलब 8 मंथ्स के लिए मैंने लेट आउट की, 4 मंथ्स की वैकेंसी रही, तो ये 80,000 आ गया। अब ये RER ज्यादा है AR से, तो हमें ये देखना है क्या ये बिकॉज ऑफ वैकेंसी है क्या। बिकॉज ऑफ वैकेंसी है क्या मतलब अगर वैकेंसी ना होती तो मुझे कितना रेंट मिलता, तो वो मिलता 1,20,000, 10,000 के हिसाब से 12 मंथ्स के लिए। इसका मतलब वैकेंसी ना होती तो मुझे रेंट मिलने वाला था 1,20,000, मतलब वो रेंट RER से ज्यादा होने वाला था। लेकिन वैकेंसी की वजह से मेरा RER ज्यादा है AR से, इन दैट केस GAV आपका रहेगा AR ही, मतलब 80,000। नेक्स्ट, अगर RER ज्यादा है नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, इन दैट केस RER आपका रहेगा, GAV आपका रहेगा RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, लेट अस से RER है 1,50,000, AR है 8 मंथ्स के लिए 80,000, एंड ARR मतलब अगर मैं 12 मंथ्स देता तो कितना होता, 1,20,000। अब यहां पे RER AR से ज्यादा है, लेकिन ये RER AR से अगर मैं 12 मंथ्स भी रेंट के ऊपर देता तो भी RER ही ज्यादा होता, क्योंकि 12 मंथ्स में रेंट के ऊपर देता तो ARR मेरा होने वाला था 1,20,000, फिर भी RER ही मेरा ज्यादा होने वाला था। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ये वैकेंसी हो गई इसकी वजह से मेरा RER ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोली अरे तू 12 मंथ्स भी देता तो भी तेरा RER ही हायर रहने वाला था, तो ये वैकेंसी की वजह से नहीं आपका RER ज्यादा। इन दैट केस GAV आपकी रहेगी RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब RER कितना है 1,50,000 एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है, 4 मंथ्स की वैकेंसी थी, 10,000 पर मंथ रेंट था, तो 40,000। तो यहां पे आपका GAV आ जाएगी 1,10,000। आई होप इट्स क्लियर। सो मैं आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब सिंपल है, पहले आपको RER कंप्यूट करना है। अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी मतलब मैं देना चाहता था लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं खुद रह रहा था तो वो वैकेंसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़े दिन में खुद रह रहा था, थोड़े दिन मेरे रेंट के ऊपर दिया। अगर आप साल में एक भी दिन रेंट के ऊपर देते हो उसको LOP ही बोला जाएगा थ्रू आउट द ईयर। अगर वैकेंसी मतलब मैं देना चाहता था बायर मिला नहीं, फर्स्ट स्टेप है RER कंप्यूट करो, दूसरा है ARR कंप्यूट करो। अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना आता, थर्ड है AR कंप्यूट करो। अगर AR ही RER से ज्यादा है तो GAV AR, RER AR से ज्यादा है बिकॉज ऑफ वैकेंसी तो GAV AR, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती तो मेरा ARR ज्यादा होने वाला था, ये वैकेंसी हुई इसलिए मेरा कम आ रहा है।
तो गवर्नमेंट बोलती है चलो जीएवी एआर ही लो। हाँ, लेकिन आरईआर ज्यादा है एआर से, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, मतलब वैकेंसी नहीं भी होती फिर भी आरईआर ज्यादा ही रहने वाला था। इन दैट केस जीएवी रहेगा आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 26 को ओनर। अब यहां पे ध्यान दो, एसओपी की केस में बोथ को ओनर कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट डिडक्शन 2,30,000। देखो मैं एंड मेरी मां को ओनर है किसी एसओपी के, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन दोनों भी ले सकते हैं, 2 लाख का या 30,000 का। सर बात को समझा नहीं। लेट अस से मैंने इंटरेस्ट पे किया है 4,50,000 किसी एसओपी के लिए। अब इन दैट केस मेरी मदर भी 2 लाख का डिडक्शन ले सकती है, मैं भी 2 लाख का डिडक्शन ले सकता हूं। मैक्स टू मैक्स 2 लाख या 30,000 ही ले सकता हूं। ऐसा एज्यूम करो कि ये 4,50,000 जो इंटरेस्ट पे किया है सारी कंडीशन सेटिस्फाई की थी, मतलब लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 लिया था, एक्विजिशन के लिए लिया था एंड कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। तो मां भी 2 लाख ले सकती है, मैं भी 2 लाख ले सकता हूं। क्लियर है? इसलिए ऐसा बोला जाता है अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जा रहा है तो को ओनरशिप में फ्लैट परचेस करो, आपको दोनों को भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ये प्लानिंग में हम बताते हैं। क्लियर है? चलो उसके बाद में एलओपी की केस में आपको पहले इनकम फ्रॉम एचपी ऐसे कंप्यूट करना है जैसे कि को ओनरशिप नहीं है, एंड देन जो कुछ भी इनकम फ्रॉम एचपी आएगा वो प्रोपोर्शनेट आपको बांटना है। So step 1, calculate income from HP as there is no ownership. Step 2, divide final income in appropriate share. Next, section 25A, recovery of unrealized rent, arrears of rent received. देखो आपने देखा होगा यहां पे पूना में बेसिकली बात करता हूं, जो पुराने चाल है उसमें टेनेंट रहते हैं वो फिलहाल अभी भी 10 रुपीज पर मंथ वगैरह ऐसा रेंट पे करते हैं अभी भी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो बेसिकली ओनर बोलता है यार तू 40 साल से रह रहा है एंड तब से 10 रुपीज ही पर मंथ रेंट पे कर रहा है, थोड़ा तो यार इन्फ्लेशन के साथ रेंट तो बढ़ा। टेनेंट बोलता है नहीं नहीं बढ़ाऊंगा तो नहीं, एंड छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है। मतलब टेनेंट है फिर भी अपनी प्रॉपर्टी ऐसा बिहेव करता है, जा तुझे जो करना है कर, नहीं दूंगा रेंट बढ़ा के। तो बेसिकली ये गया कोर्ट में एंड कोर्ट ने ऑर्डर दी कि पिछले 4 साल से आपको 3,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग रेंट देना पड़ेगा इस ओनर को, एंड इसके बाद भी 3,000 से ही देना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको मैं क्या बोलूंगा, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। तो ऐसा मुझे कोई भी एरियर्स ऑफ रेंट आता है पिछले साल का, वो भी मेरे हाथ में डायरेक्टली इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 30% का डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। तो लेटर से मुझे एरियर्स ऑफ रेंट आया है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 30% डायरेक्टली मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम एचपी बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। इसके लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूं। लेटर से मेरा एक स्टूडेंट था, पूना में आया था, नया नया था, सीखना था, घर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि पूना में रहना है तो 10,000 12,000 पर मंथ आपको रेंट देना पड़ेगा। अब वो मेरे पास आ गया। अब मैंने भी सोचा यार पढ़ना चाहता है ये लड़का, ठीक है 5,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से तू यहाँ पे रहे। तो वो रहने लगा मेरे यहाँ पे, मतलब मेरा ही एक घर था वहां पे, वो रहने लगा। फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो उन्होंने रेंट पे किया जितना भी तय हुआ था, लेकिन बाद में वो मेरा रेंट नहीं पे कर सका, वॉट एवर रीजन। मैंने एक तो उनको 5,000 पर मंथ के हिसाब से ही रखा था, फिर भी वो नहीं पे कर सका। 4th मंथ में मैंने रेंट मांगा, वो बोला सर नहीं अभी तो पैसा नहीं है, घर वाले नहीं भेज रहे हैं। 5वां मंथ हो गया, 6th मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए। इसका मतलब 4-5 मंथ्स का तो मुझे रेंट मिला ही नहीं। एंड मैंने भी कुछ मतलब किया नहीं, मतलब चलो यार मेरा ही स्टूडेंट है, दे देगा कभी ना कभी। अब हुआ क्या,
एक दिन उसको ही अपने ऊपर बुरा महसूस होने लगा, क्या यार एक तो सर ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है एंड मैं उनका ऋण नहीं चुका पा रहा हूं। जैसे मराठी में बोलते थू माझ्या जिंदगीवर, मेरे ऊपर ही थू। तो यार नहीं, यहाँ पे मैं रहना ही नहीं चाहता, किसी काम का नहीं हूं, मैं नालायक हूं। खुद को कोसने लगा। अब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं हिमालय में जाऊंगा। ऐसा सब कुछ छोड़ के वो भाग गया हिमालय। अब यहां पे उस साल में मैंने एओ को समझाया एंड अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन ले लिया। अब वो तो लड़का हिमालय में गया। अब हिमालय में उसको इतना सारा आइस दिखा, उसके माइंड में आइडिया आ गई, यार ये आइस इतना यहाँ पे होता है, मैं इसको ट्रांसफर करके मेरे गांव ले जाऊं तो वहां पे मैं आइस की फैक्ट्री डाल सकता हूं। अब आइडिया आ गई तो उन्होंने ऐसा किया एंड 10 इयर्स में वो करोड़पति बन गया आइस की फैक्ट्री डाल के। एंड एक दिन वो घर में बैठा था, उसको याद आ गई, यार ये क्या दिन थे यार, कितने गरीब थे हम लोग। मैं पूना में गया था यार, लेकिन उस वक्त वो संकेत सर ने यार बहुत हेल्प की थी यार। 5000 रुपीज, मतलब पूना में इतना महंगा रहता है, फिर भी उन्होंने 5000 पर मंथ ही लिए थे। लेकिन उस वक्त तो मैंने उनका रेंट दिया ही नहीं था। ये मैंने सर के साथ अच्छा नहीं किया, मैं घर से भाग भी गया एंड उसके बाद सर ने मुझे ढूंढा होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन आज मुझे वो रेंट देना है यार। आज तो मैं दे सकता हूँ ना, उस वक्त तो नहीं दे पाया था। आज तो दे सकता हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, माँ भी है, तो आज तो दे सकता हूं। तो आज वो पूना रेंट देने मेरे यहां पे आता है, मतलब 10 साल बाद। तो मैं तो उससे 10 टाइम्स अपॉइंटमेंट मेरी लेनी पड़ी, देन वो मुझे मिला। एंड ऐसा ऐसा रेंट सर आपका, मैंने प्लीज मुझे माफ कीजिए, उस वक्त मैं दे नहीं पाया, खुद को कोस के ही मैं चला गया। एंड सब कुछ स्टोरी उसने मुझे बताई। अब ऐसा जो अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, जिसका मैंने डिडक्शन लिया था उस साल में, जिस साल में अनरियलाइज रेंट वो हुआ था, ऐसा अगर मुझे रिकवरी होती है तो वो भी मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम एचपी ही टैक्सेबल होगा, लेकिन 30% का डिडक्शन मिलेगा। लेट से अनरियलाइज रेंट यहां पे मैं मानता हूं 70,000 इस साल में मिला, उसमें से 30% डिडक्शन लेके पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम एचपी टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका टॉपिक होता है यहाँ पे इनकम फ्रॉम एचपी। एंड हम एमसीक्यू देखेंगे। अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट अंडर सेक्शन 269 यूएएफ in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a period dash dash is a deemed as the owner of the building। मैंने आपको पहले ही कहा था 12 years और मोर लीज के ऊपर देता है तो लेसी डीम ओनर बनता है। तो यहाँ पे क्या, नॉट लेस देन 12 years, मोर देन 12 years, नॉट लेस देन 20 years, मोर देन 20 years। तो नॉट लेस देन 12 years इज राइट आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 years और मोर। अगर 12 years और मोर लीज के ऊपर देता है तो डीम ओनर माना जाएगा लेसी। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज नील, जीए भी नील रहती है एसओपी की। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता नहीं है तो एनएवी भी नील रहेगी। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जम्प्टेड, विच इज नॉट एग्जम्प्टेड। देखो हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एग्जम्प्ट होती है, हम एग्जम्पशन टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी ये भी एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्पशन में देखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ एक्स रूलर ये भी एग्जम्प्ट होती है। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ ओन बिजनेस ऑफ टेनेंट। देखो आप आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप टेनेंट को रेंट के ऊपर दे रहे हो, टेनेंट उसके बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, दैट इज फाइन, वो आपके हाथ में एग्जाम नहीं होगी। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया हाउस प्रॉपर्टी है एंड रेंट भी आप वहां पे ही रिसीव कर रहे हो तो वो सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है नेट असेट वैल्यू का। नेट एनुअल वैल्यू, वो नेट असेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में होती है, सॉरी। हाँ,
इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउेबल। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी डिडक्शन मिलता है जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वहां से। क्लियर है? तो ये आप पढ़ लीजिए। फॉलोइंग असेसिस कैन कंसीडर हाउस प्रॉपर्टी एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड इंडिविजुअल एचयूएफ। अपनी 2 एसओपी दिखा सकते हैं, बाकी वाली डीम लेट आउट दिखानी पड़ेगी। फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B while computing income of self occupied property assessee required to take, लोन कब लेना पड़ेगा? ऑन और आफ्टर 1/4/1999। कंडीशन मैंने बताई। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग प्रॉपर्टी IFOS बन जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल व्हेन, 24A का डिडक्शन कब नहीं मिलेगा? या तो NAV आपकी 0 है या निगेटिव है। NAV पॉजिटिव है तो ही डिडक्शन मिलेगा, NAV 0 या निगेटिव है तो नहीं मिलेगा। अब NAV 0 कब हो सकती है या निगेटिव कब हो सकती है? वैसे तो नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन पिछले बहुत ईयर्स के म्युनिसिपल टैक्सेस आपने इस साल में पे किए हैं तो आपके NAV 0 या निगेटिव हो सकती है। इन दैट केस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्संस कंसीडर इंडिविजुअल HUF। सिमिलर क्वेश्चन। An assessee has borrowed money for acquisition of house and interest is payable outside India. Such interest, हाँ, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया लेकिन TDS डिडक्ट करके देना पड़ेगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? ट्रांसफर टू स्पाउस इनएडिक्वेट कंसेशन डीम ओनर माना जाता है ट्रांसफरर। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड डीम ओनर माना जाता है ट्रांसफरर। एंड ये बोल रहे हैं कि कौन सी केस नहीं है, तो सी, को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अ डीम ओनर। वो तो एक्चुअल ओनर होते हैं, उसमें डीम ओनर की बात ही नहीं आती। जो मेरी एक्चुअल बहन है उसको मैं मानी हुई बहन क्यों बोलूं भाई? चलो, वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जम्प्टेड, विच इज सेम है, ये सिमिलर रिपीट हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ROR के बाद में, ये भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर नॉट अलाउड इन डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी? न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता, रिपेयर्स का नहीं मिलता, वैकेंसी अलाउंस का नहीं मिलता। इसका मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब कुछ आ जाता है, आपको अलग से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। सो यहां पे आपका इनकम फ्रॉम HP एंड होता है। अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।